पहली बात एज को जहाँ तक लिमिटेशन करने का सवाल है तो बिहार के अभ्यर्थियों को रोकने की ये साजिश है। तरीका आपने अपनाया है वो बिल्कुल सरासर गलत है। बिहार के छात्रों का जो आक्रोश है वो फूटेगा और बिहार के छात्र सड़क पर निकल के भी आंदोलन करने का काम करेंगे। जब बिहार में जितने भी गेस्ट फैकल्टी हैं, द बैकबोन ऑफ आवर यूनिवर्सिटीज, वो बैकबोन है हमारे यूनिवर्सिटी के। इवन कि पटना के बहुत सारे कॉलेजेज में आप जांच कर लीजिए, एकदम जमीन पर क्लासेस नहीं हो रहे हैं। ठीक है, रिटेन एग्जाम का हम विरोध नहीं करते हैं, रिटेन एग्जाम से ही लीजिए, लेकिन मेरी एक शर्त है। बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली को लेकर एक ड्राफ्ट जारी हुआ था। उस ड्राफ्ट को लेकर हम लोग लगातार वीडियो कर भी रहे हैं और ये बताने की कोशिश भी कर रहे हैं कि ड्राफ्ट में क्या कुछ चीज़ें हैं जिन पे दोबारा से काम करने की ज़रूरत है। आपको याद होगा, हमने एक वीडियो किया था पटना साइंस कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर अखिलेश सर के साथ, जिन्होंने उम्र सीमा को लेकर, डोमिसाइल को लेकर और तमाम वेटेज किस तरीके से चीज़ों को रखा जाएगा, उन पे उन्होंने अपनी बातें रखी थी और क्या कुछ खामियां हैं। और उन्होंने ये कहा भी था कि ऐसा लगता है कि बहुत जल्दबाजी में इस ड्राफ्ट को तैयार कर दिया गया है। लेकिन बातें वहीं ख़त्म नहीं हो जाती हैं, बातें इसके बाद भी हैं कि आखिर इस तरीके से चीज़ें हो क्यों रही हैं, आखिर एज का मामला क्यों आ रहा है और वेटेज जो बात लेकर सामने आ रही है 10-12 का जो वेटेज है। क्योंकि बोर्ड की अगर बात कर ले तो अलग अलग बोर्ड के जो रिजल्ट होते हैं उनमें बहुत डिफरेंस आता है। तो हमें लगा कि आपके सवाल, आपके कमेंट पे एक और वीडियो करना चाहिए और हम अब गेस्ट फैकल्टी और उन टीचरों के साथ है जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली के तौर पे तो अभ्यर्थी हैं ही, लेकिन उनकी जो पिछली जो तैयारी रही है वो एग्ज़ाम को लेकर बहुत बढ़िया से चीज़ों को रखते हैं, समझते आए हैं। लेकिन ये ड्राफ्ट कितना अलग तरीके से देखा जाए इसको और इसमें क्या कुछ त्रुटियां हैं, इस पे बात करने की बहुत ज़रूरत है। हमारे साथ डॉक्टर आलोक हैं, डॉक्टर राधेश्याम है और डॉक्टर कुंदन है। डॉक्टर आलोक सीनेट मेंबर हैं पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में। बातचीत तो ड्राफ्ट को लेकर हम लोग लगातार कर ही रहे हैं, लेकिन एज वाला एक मामला एक अलग तौर पे देखा जा रहा है। आप लोग और कितना जज कर पा रहे हैं पूरे ड्राफ्ट को, कमियां और कहाँ कहाँ हैं? देखिए, एज का मामला सबसे प्रमुख मामला है, क्योंकि एज का जहाँ तक सवाल है बिहार में पर ईयर वैकेंसी आती नहीं है। यूजीसी के नॉर्म के अनुसार 55 ईयर तो कोई असिस्टेंट प्रोफेसर में फॉर्म डाल सकता है। इन्होंने कुछ स्टेट का हवाला दिया, जिस स्टेट में ये भूल गए कि उस स्टेट में पर ईयर बहाली निकलती है और कई सालों से निकलती है, तब उसने जाकर कहीं फ़िल्टर लगाया है एज का। तो पहली बात, एज को जहाँ तक लिमिटेशन करने का सवाल है तो बिहार के अभ्यर्थियों को रोकने की ये साजिश है कि बिहार के जो मूलवासी हैं, जो यहाँ के लड़के हैं, जो यहाँ से पढ़ के पीएचडी करते हैं वो। दूसरी बात कि यहाँ पीएचडी करते करते लोग 35 क्रॉस कर जाते हैं और वैकेंसी आएगी नहीं है, 5 साल 10 साल में वैकेंसी आएगी तो फिर ऐसे ही 40 क्रॉस कर जाएंगे लोग। तो यहाँ के छात्र जो हैं, जो बिहार के मूल छात्र हैं, वो आएंगे नहीं, तो उनको रोकने का एक साजिश है। दूसरी बात, आपने 10th को ला दिया, 12th को ला दिया। 10th के बोर्ड के और 12th के बोर्ड के मार्क्स एक सिमिलरिटी नहीं है। सीबीएसई बोर्ड में मार्किंग का अलग पैटर्न है, बिहार बोर्ड का अलग पैटर्न है, तो आईसीएसई का अलग पैटर्न है। तो इस तरह से ये कहीं से भी ठीक नहीं है। और यूजीसी ने 10th और 12th की कहीं चर्चा भी नहीं की है, वो ग्रेजुएशन ऑनवर्ड की बात करता है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तीसरी चीज़ कि आप एक तरफ कह रहे हैं, बैठक करके लोकभवन में आप ये बात कह रहे हैं कि हम रिसर्च को प्रमोट करेंगे, और दूसरी ओर बिहार के छात्र जो रिसर्च किए हुए हैं, तो सब लोग जानते हैं कि नेट और जेआरएफ या फिर पैट क्वालिफाई करने के बाद 3 से 5 साल के अंदर पीएचडी होती है, लोग करते हैं। और जो छात्र यहाँ बिना अनुदान लिए हुए पैट क्वालिफाई करके अपने घर का पैसा खर्च करके मेहनत करके और पीएचडी किए हैं, और उन छात्रों के पीएचडी को आप जेआरएफ के इक्विवेलेंट लाकर खड़ा कर दिए, ये भी कहीं से भी जस्टिस नहीं है। तो ये सारी ड्राफ्ट्स में कमियां हैं। उसके बाद आप जिस गेस्ट टीचर की बहाली की बात कर रहे हैं और जो तरीका आपने अपनाया है वो बिल्कुल सरासर गलत है। एपीआई का जो तरीका था, एपीआई के माध्यम से लिया जाता था, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में भी आज भी लागू है और वो तरीका बढ़िया है। उसमें एक्सपीरियंस को इन्होंने फिर से दरकिनार करने का काम कोई किया है। वेटेज नहीं दे रहे कोई वेटेज नहीं दे रहे हैं, वो भी सही नहीं है। जो सालों से कहीं गेस्ट फैकल्टी के रूप में लोग काम कर रहे हैं, तो इस उम्मीद में काम करते हैं, क्योंकि गेस्ट फैकल्टी का पेमेंट सब लोग जानते हैं, एक फिक्स पेमेंट है बिहार में, तो इस उम्मीद में ही लोग काम करते हैं कि इसका एक्सपीरियंस हमको काम आ जाएगा। तो ये बहुत सारी विसंगतियाँ हैं जिस पर काम करने की ज़रूरत है और अभी समय है। लोगों में काफ़ी नाराज़गी है, जो पीएचडी होल्डर्स हैं उनमें काफ़ी, इवन रिसर्च स्कॉलर्स में, बिहार में जो रिसर्च स्कॉलर्स का आप सर्वे कीजिए, एवरेज एज उनका क्या है, और उसमें तो कोई एज लिमिटेशन है नहीं पीएचडी करने में, और आप यहाँ पर एक लाकर फिल्टर लगा दिए। तो ये ओवरऑल बिहार के छात्रों को रोकने की कवायद है नहीं है। हालांकि हम लोग बिहार के छात्र इस पर बैठेंगे नहीं, यहाँ छात्र तरुणाई जो है इस विषय पर
सोचना शुरू कर दिया है और बहुत चिंतित है। आने वाले दिनों में हम मांग करते हैं सरकार से, मुख्यमंत्री जी से, माननीय कुलाधिपति से भी कि ये सारी चेंजेज किया जाए, जो यूजीसी का नॉर्म है उस पर बहाली हो, अन्यथा बिहार के छात्रों का जो आक्रोश है वो फूटेगा और बिहार के छात्र सड़क पर निकल के भी आंदोलन करने का काम करेंगे जब तक ये चेंज नहीं होता है तब तक। ठीक है, डॉक्टर कुंदन है हमारे साथ। आप थोड़ा पिछली चीज़ों को भी रखें कि पहले कैसे ये प्रक्रिया होती थी, क्या नॉर्म्स हैं यूजीसी के, और अब जो चीज़ें आई हैं, जो वेटेज की हम लोग बात कर रहे हैं। गेस्ट टीचर के तौर पे बहुत सारे शिक्षक अपनी टाइम को देते हैं और एक उम्मीद रहती है कि परमानेंट हो जाएंगे, बहाली आएगी तो यहाँ तो कुछ भी वेटेज नहीं दिख रहा है। लेकिन शुरुआत वहाँ से करें कि पहले की क्या क्यों प्रावधान। देखिए, अब बिहार में जब से हम लोग यूनिवर्सिटी सिस्टम में, विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक माहौल में रह रहे हैं, जब से होश संभाला है विश्वविद्यालयों को लेकर के, तब से मुझे याद है कि 2014 में एक वैकेंसी आई थी जिसमें सिर्फ नेट क्वालिफाई लोगों को महत्व दिया गया था इसी स्टेट में, और वो बहाली बीपीएससी ने ली थी। उसके बाद 2019 में एक बहाली आती है जो बिहार उच्च शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय सेवा आयोग के द्वारा जो बहाली ली जाती है। उसमें देखिए, मैं थोड़ा कैमरा इधर करिए, ये टेबल 3A है, यूजीसी का नॉर्म्स है, ये टेबल 3A है, APIA स्कोर पर है, जिसके बेस पर बहाली ली गई। अभी एक अब तक होते आई है। अब तक होते आई है। अभी जो बहाली फंसी हुई है, बहुत सारे सब्जेक्ट में क्लियर नहीं हुआ है, वो इसी स्कोर पर लिया गया है। इसके जस्ट बाद जब बिहार के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की कमी हुई तो कहा, सरकार के द्वारा कहा गया, शायद मुझे ठीक से, जो अगर मैं गलत नहीं हूं तो विजय चौधरी जी उस समय शिक्षा मंत्री थे, और उन्होंने कहा कि गेस्ट फैकल्टी की बहाली करनी चाहिए। गेस्ट फैकल्टी की बहाली भी हुई, और मुझे लगता है कि पिछले 10 सालों से गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहे हैं। 10 सालों से, हम लोग तो अभी 2 साल से हैं, लेकिन पिछले कुछ साल 10 सालों से गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहे हैं। आप बताइए कि आप 40 जब एज लिमिट कर देंगे तो 10 साल से जो गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहे हैं उनके लिए तो आपने वैकेंसी नहीं, तो उनका तो आपने एज भी ख़त्म कर दिया, उनका पूरा कैरियर दांव पर लग गया, वो जिस उम्मीद में थे। दूसरी बात है कि बिहार में जितनी भी गेस्ट फैकल्टी हैं, द बैकबोन ऑफ आवर यूनिवर्सिटीज़, वो बैकबोन है हमारे यूनिवर्सिटी के। अगर आप गेस्ट फैकल्टी को हटा दीजिए, तो क्लासेस मैं चल पूरी गारंटी, क्लास तो छोड़ दीजिए, क्लास तो वैसे भी बिहार में कहीं नहीं हो रहा है। लोक भवन को उस पर फोकस करना चाहिए कि बिहार में क्लासेस तो कहीं नहीं हो रहे हैं। मैं अतिथि शिक्षक को फिर भी कह रहा हूँ, ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि क्लासेस नहीं हो रहे हैं। इवन कि पटना के बहुत सारे कॉलेजेज में आप जांच कर लीजिए, एकदम ज़मीन पर क्लासेस नहीं हो रहे हैं। दिक्कत है इसके पीछे। आपने NEP लागू कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, टीचर है नहीं। देखिए, NEP जो लागू हुआ है, अगर सही तरीके से, मैं लोक भवन को ये बात बोल रहा हूँ, जो नीति, मैं एक बात और कहूँगा कि बिहार के थिंक टैंक को पता नहीं क्या हो गया है। देखिए, अभी एक स्टैचूट ये पास जो अभी तुरंत 2026 अभी जो तुरंत लागू, बस एक हफ्ता पहले जो दिया गया, लागू नहीं हुआ है, ड्राफ्ट किया गया है। इसके ठीक पहले एक स्टैचूट आया था, उसको क्या किया गया, कैंसिल कर दिया गया, फिर इसको लाया गया। कल फिर एक लेटर कैंसिल हुआ। क्या कैंसिल हुआ कि 10+2 के टीचर जिनको अपॉइंट करना था डिग्री कॉलेज में, 2 से 11 डिग्री कॉलेज में, वो निरस्त कर दिया गया। आखिर बिहार के थिंक टैंक को क्या होता है, जो पूरे देश को थिंक करता है, सोचने के लिए, पॉलिसीज बनाने के लिए मजबूर करता है, उसके यहाँ अपने थिंक टैंक की इतनी कमी हो गई? ये सोचने वाली बात है। दूसरी बात है कि जो बहाली ये लाए हैं, देखिए, मैं स्टैचूट पर थोड़ा सा दें, कंट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट्स कर रहे हैं ये। आखिर इतने सालों पर बहाली आप लाते हैं और फिर भी संविदा पे लाते हैं, वाई? आप क्या, आपके पास ये व्यवस्था नहीं है? दूसरा, ये चेयरपर्सन को डिफाइन करते हैं इसमें, चेयरपर्सन ऑफ बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन। जब बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन का ही चेयरपर्सन है, तो फिर आप इतना ड्रामा क्यों कर रहे हैं? आप उसी स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के थ्रू लाइए। उसके बाद आइए, एक चीज़ दिखाता हूँ। ये कहते हैं 2.13 पारा में कि रिटेन एग्जाम मीन्स रिटेन एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन। ठीक है, रिटेन एग्जाम का हम विरोध नहीं करते हैं, रिटेन एग्जाम से ही लीजिए, लेकिन मेरी एक शर्त है कि पिछली बहाली जो आपने 2019 में कराई है, अभी वो प्रोबेशन पीरियड में होंगे बहुत लोग, उनका भी एक रिटेन एग्जाम होना चाहिए। आप एक स्टेट में एक पोस्ट के लिए एक ही संस्था के द्वारा 3 तरह की बहाली करेंगे। आप एक बार नेट से करते हैं, बीपीएससी से कराते हैं, फिर यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन से कराते हैं, अब आप एग्जाम लेंगे, आगे वेट कराएंगे। हाँ, आगे फिर वेट कराएंगे। आप अब कह रहे हैं कि पीएचडी स्कॉलर हम पीएचडी बिना नेट के नहीं करने देंगे। आप एक बात बताइए, आप बिना नेट के पीएचडी, ठीक है, यूजीसी ने, हो सकता है यूजीसी ने नियम बना दिया, आपने मान लिया, क्या जरूरी नहीं है कि वो नियम सही है? मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी NEP चल रहा है, 8th सेमेस्टर है, अभी आप रोज कह रहे हैं छात्रों को कि ग्रेजुएशन जो NEP करने वाले छात्र, NEP की पढ़ाई, जो NEP के तहत जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको रिसर्च करना है। एक तरफ आप रिसर्च करने का मजबूर करें, दूसरी तरफ आप रिसर्च करने से रोक दे रहे हैं। ये कैसा है? दूसरे, आइए आपको एक और चीज़ दिखाते हैं।
इन्होंने एक स्कोर बनाया है जो पीएचडी का भी 11 नंबर दे रहे हैं, जेआरएफ का भी 11 नंबर दे रहे हैं। ये क्या तमाशा है? पीएचडी करने वाला भी 11 नंबर लेगा, जेआरएफ करने वाला भी 11 ही नंबर, फिर दोनों को जोड़ देंगे 22 नंबर आप देंगे। आप एक बात बताइए, जबकि यूजीसी सीधा कहता है कि पीएचडी 30 नंबर स्कोर करता है, नेट विथ जेआरएफ का 7 नंबर है, ओनली नेट के लिए 5 नंबर है। आप देखिए इसमें कहीं भी रिसर्च पब्लिकेशन का जिक्र नहीं है, तो फिर रिसर्च पेपर क्यों लिखवाते हैं? अगर आप रिसर्च पब्लिकेशन को ही इग्नोर कर देंगे तो एक बात जान लीजिए, जिस राष्ट्र ने शोध पर ध्यान नहीं दिया उस राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता है। और विश्वविद्यालयों में शोध नहीं होगा तो क्या सरकार के कार्यालय में शोध किया जाएगा? विश्वविद्यालय ही शोध कार्य करेंगे। तो ये जो स्टैट्यूट अभी आया है, जो ड्राफ्ट अभी सरकार ने बनाया है, मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा, लोक भवन से रिक्वेस्ट करूंगा, या जो भी कन्वेनर बने हुए हैं या जो भी इसके नीति निर्माता बने हुए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो गेस्ट फैकल्टी पिछले 10 सालों से पढ़ा रहे हैं या जो भी गेस्ट फैकल्टी हैं, देखिए गेस्ट फैकल्टी की बहाली जो हुई है, मैं आपको बता देता हूँ, प्रॉपर बहाली की गई है। और वो सारे गेस्ट फैकल्टी आप 211 डिग्री कॉलेज में सिर्फ गेस्ट, एक काम कीजिए, मैं लोक भवन को ये सूचित करते हुए कह रहा हूँ कि 211 डिग्री कॉलेज जितने भी बिहार में गेस्ट फैकल्टी हैं उनको उनके मनचाहा जगह पर आप अपॉइंट कर दीजिए कि हमको यहाँ भेज दीजिए। आप देख लीजिए जो भी पारंपरिक विश्वविद्यालय या महाविद्यालय हैं, उन महाविद्यालयों से अगर पीछे न रह गए तो जो कहिए 211 कॉलेज अच्छे कर जाएंगे। अब बता रहे हैं कारण इसका, सारे गेस्ट फैकल्टी, इवन कि मैं, सारे गेस्ट, हम लोग जाते हैं पढ़ाने। सच्चाई है कि हम इनिशिएटिव लेते हैं, बच्चों को फ़ोन करके बुलाते हैं, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप चले जाइए उन महाविद्यालयों में और जाके हमारे बच्चों से बात कर लीजिए। ये मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं कर रहा हूँ, सारे गेस्ट फैकल्टी के, पूरे बिहार के 3000 के लगभग गेस्ट फैकल्टी हैं, सबकी बात कर रहा हूँ। तो सबसे है कि गेस्ट फैकल्टी का, अब देखिए एक अभी रिन्यूअल का काम चलता है गेस्ट फैकल्टी के काम। लोक भवन को मैं स्पष्ट कह रहा हूँ कि अभी रिन्यूअल का काम चलता है पूरे बिहार में। अभी 11 महीने के बाद रिन्यूअल होता है। रिन्यूअल के समय पैसा मांगना, प्रताड़ित करना गेस्ट फैकल्टी को, जो गेस्ट फैकल्टी अच्छा पढ़ा सकता है, अगर उसने उनके किसी नीति का विरोध कर दिया तो उसको पढ़ाने नहीं आता, उसका कैरेक्टर खराब करने की धमकी देना, शोषण करना, ये सब भी, तो ये रिन्यूअल पद्धति को बंद करके गेस्ट फैकल्टी की उम्र सीमा को 65 किया जाए, 57,700 का जो पे स्केल है उसे लागू किया जाए, और देन आप गारंटी देते हैं कि 211 डिग्री महाविद्यालयों की स्थिति इवन 1 महीना के अंदर बेहतर दिखाई देगी। और नहीं तो अगर आपको बहाली लाना है, अगर आपको, आपके बहाली का हम समर्थन करते हैं, अगर आपको बहाली लाना है तो यूजीसी के एनेक्स 2 में टेबल 3A के आधार पर आप बहाली लाएं। आपके रिटेन एग्जाम का हम विरोध नहीं करते, आप रिटेन कराएं, लेकिन शर्त यह है कि जो पिछली बहाली आपने कराई है, आप तो मान लीजिए बिहार में शिक्षकों का भी देख लीजिए, जो भी प्राइमरी 4 में ही अगर देखें तो पीटी मेंस की बात नहीं, अभी एग्जाम जो चल रहा है बिहार में, कितने शिक्षकों पढ़ाने लायक हैं कि नहीं, उनका एग्जाम लिया जा रहा है। इनका भी तो होना चाहिए कि पिछले बहाली में भी आप टेस्ट एक बार करा लीजिए। ये हमारी सब डिमांड है, बड़ा सवाल है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि जिस तरीके से TRE 1, TRE 2, TRE 3 एक पैटर्न पे हुआ, TRE 4 के लिए पीटी मेंस की बात हो गई। नेट PhD किए हुए हैं आप, लेकिन फिर भी एक एग्जाम इनका देना होगा, बाद में बेट भी हो जाएगा। ये पैटर्न तो बिल्कुल समझ के बाहर लग रहा है। अब देखिए, ये तो सोचना चाहिए, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ये सोचकर नहीं दिया, कॉलेज प्रखंड वाइज खोला था। उन्होंने तो सोचा था कि हमारे जितने भी युवा साथी हैं उनके लिए उन्होंने एक विकल्प तैयार किया था कि हम प्रखंड वाइज इतने कॉलेज खोलने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें नए शिक्षक बहाल होंगे और बिहार के यूथ को रोजगार मिलेगा। अब रोजगार की जगह यहाँ तो बेरोजगार करने का व्यवस्था किया जा रहा है। जो बच्चे विगत 5 साल से 10 साल से अतिथि शिक्षक में पढ़ा रहे हैं और उनको आप कह दीजिएगा कि उम्र सीमा आपका 40 कर दिया जाएगा, तो आप दो नीति क्यों कर रहे हैं? जिसमें बहाल कर रहे थे उसी में कह देते हैं कि आपका उम्र अगर इतना हो जाएगा उसके बाद परमानेंट बहाली में आप नहीं आ पाइएगा। आप रोस्टर फॉलो नहीं कर रहे हैं। पहले चल रहा है कि 55 साल है, सबके माइंड मेकअप में है कि 55 साल चल रहा है। एक बैग आप कह दीजिएगा कि नहीं, आप ये एग्ज़ाम में अब आप बैठने लायक नहीं हैं, तो बिहार को आप कहाँ ढकेल रहे हैं? आपको एक बार पूर्व मुख्यमंत्री से भी इस पर निर्णय लेना चाहिए था, उनके पास भी लोगों को जाना चाहिए था, क्योंकि डिग्री कॉलेज कौन खोला? नीतीश जी की प्लानिंग थी। नीतीश जी की प्लानिंग थी तो नीतीश जी ने खाली विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो महाविद्यालय खोल रहे हैं वो यूथ को देख के ना खोल रहे हैं कि हमारे बिहार से इतने यूथ PhD कर चुके हैं। आप देखिएगा शिक्षक बहाली भी जो हुई थी स्कूल के टीचर में, उसमें भी जो B.Ed किए हुए थे पूर्व में, उनको भी एक मौका दिया गया था कि जो पूर्व में B.Ed किए हुए हैं वो अपना सर्टिफिकेट लेके आए, और एक बाद में सरकार उसकी एक अलग से टेस्ट लेती थी, पर उस सब लोग को ज्वाइन कराया गया। तो आज जो बच्चे 10 साल से PhD कर रहे हैं, 5 साल से कर, अभी भी जो
पीएचडी में इनरोल्ड हैं, बहुत से हम कहते 70-80% बच्चे ऐसे होंगे जिनका उम्र 38-39 चल रहा होगा। 1-2 साल में वो पीएचडी करेंगे, वो क्या करेंगे डिग्री को हमको लगता है कि दीवार पर टांग देना बहाली से होगा। बाहर ही हो जाएंगे। हाँ, टांग देना होगा। और आप इधर आप नया नियुक्ति की बात कर रहे हैं, आप उसमें कह रहे हैं कि भाई हम कॉन्ट्रैक्ट पे निकालेंगे। आप कॉन्ट्रैक्ट पे निकालने की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट पे निकालेगा जिसका 36-37 चल रहा होगा। मान लीजिए 4 साल आप उनको रखिएगा कॉन्ट्रैक्ट पे, और 4 साल बाद उनका 40 तो खत्म हो जाएगा। तो फिर वो जीवन भर तो कॉन्ट्रैक्ट पर प्राइवेट जगह पर काम करना होगा। आप तो रखिएगा नहीं ना, वो आ सकते हैं परमानेंट बहाली में तो नहीं ना आएंगे। तो परमानेंट बहाली में नहीं आएंगे, उनको पूरी तरह बेरोजगार करने का ये एक प्लान है। अगर प्लान नहीं होता तो आप कहते कि नहीं हम अभी परमानेंट बहाली ला रहे हैं, अभी जितने हैं अतिथि शिक्षक के रूप में वो काम करेंगे, उनका बेहतर काम रहेगा, तो उस टेस्ट में आपको भी एक मौका दिया जाएगा, आप उस टेस्ट को दीजिए, जो क्वालिफाई करेंगे उनको रख लिया जाएगा। ये एक अलग विकल्प देना चाहिए, ये विकल्प नहीं दे रहे हैं। और जो भी पीएचडी कर रहे हैं अब वो सोच रहे हैं कि हम करें कि नहीं करें, ये डिग्री मेरे काम का है कि नहीं है, ये असमंजस बन रहा है। तो उहापोह की स्थिति है और करना क्या है, किया क्या जा रहा है। ड्राफ्ट तो आ गया, बहाली हो रही है, लेकिन इन सब के बीच सवाल यही है कि क्या जो नॉर्म्स पहले रहे हैं, क्या यूजीसी का जो क्वालिफिकेशन का लेवल रहा है उसको फॉलो किया जा रहा है या बिहार सरकार कुछ और दिशा में काम कर रही है। बड़ी डिटेल में हमने बातचीत की और वो समझा, चूँकि सारे लोग गेस्ट टीचर के तौर पे कार्यरत हैं, काम भी कर रहे हैं, सीनेट के मेंबर भी हैं, तो ये ज़रूरी था समझना कि आखिर कहाँ कमियां आ रही हैं। और ड्राफ्ट के एक एक बिंदु को डॉक्टर कुंदन ने बताया भी और समझाया भी किस तरीके से चीज़ों को अब समझने की ज़रूरत है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहें खबर अनफिल्टर्ड के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।